चलिए सब लोग आ गए हैं, कोई मीटिंग में है, बिलाल है मीटिंग। चलिए आपका हम कहाँ तक करा था हमने? शॉर्टेज जॉब फर्स्ट मेरे ख्याल में हम कर रहे थे और चैप्टर नंबर 6 जी। ये हमने कर लिया था लास्ट क्लास में और शॉर्टेज जॉब फर्स्ट जो है वो एल्गोरिथम हमने देखा था। सर ये SJF एक बार फिर से उसमें मसला आ रहा था एक। थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ। तो मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हमने यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो दो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिए थे, एक FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है और दूसरा है जो है वो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हमने देखा था लास्ट क्लास में। तो इसके मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का फायदा ये होता है कि जाहिर है प्रोसेस अगर जो आ रहे होते हैं रेडी क्यू से, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हमें चाहिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है कि तो बड़ी जो पहले जॉब आती है उसको पहले चलाया जाता है, जो बाद में आती है उसको बाद में। जैसे हमने पिछली क्लास में देखा था P2 P3 P1 आए तो P2 को पहले चलाएगा, P3 को उसके बाद चलाएगा, P1 को उसके बाद चलाएगा। तो P2 चला पहले, ठीक है। प्रोसेस का जो है वो ऐसे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा था। तो P1 पहले आया, P2 बाद में आया, P3 उसके बाद आया, ठीक है। P1 24 सेकंड का था, P2 3 सेकंड का था, P3 3 सेकंड का था। तो 24 सेकंड वाला पहले चलेगा, ठीक है। तो P1 24 सेकंड का वो जैन चार्ट के अंदर हमने देखा था 24 सेकंड वाला पहले चला। P2 जो है फिर बाद में चला, उसका उसका टाइम कम था 3 सेकंड। P2 चला, फिर P3 का टाइम कम था, वो 3 सेकंड, फिर P3 चला। 24 से 27, 27 से 30 पे आके जो है वो टाइम हमारा खत्म हो गया था। स्केजुलिंग हमने यहाँ पर जैन चार्ट के जरिए दिखा दी। फिर हमने देखा कि भाई जो है ना इनका एवरेज वेटिंग टाइम निकाला तो वो 17 बना, क्योंकि P0 ने P1 प्रोसेस 1 ने तो 0 सेकंड वेट किया क्योंकि तो आती चल गया था, लेकिन जो प्रोसेस 2 था उसने 24 सेकंड वेट किया। यहाँ से प्रोसेस 2 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 24 सेकंड वेट किया उसने। और जो प्रोसेस 3 था उसने कितना वेट किया था? 27 सेकंड। ये हमने देख लिया था लास्ट क्लास में। 27 सेकंड के बाद जो है प्रोसेस 3 यहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। क्यों वेट करना पड़ा? क्योंकि प्रोसेस 1 का जो टाइम था वो ज़्यादा था। तो ये ड्रॉबैक मैंने बताया था लास्ट क्लास में, फर्स्ट सर्व का ये ड्रॉबैक है। और इसको जो है ना, इसको जो है कन्वाय इफेक्ट भी कहते हैं। कन्वाय इफेक्ट का मतलब यही है कि कन्वाय इफेक्ट का मतलब यही है कि एक बड़ा प्रोसेस आ जाए पहले, जिसकी वजह से छोटे प्रोसेस बाद में उनका वेटिंग टाइम बढ़ जाए। इसको कहते हैं कन्वाय इफेक्ट, जो यहाँ पर लिखा है। ये इसका ड्रॉबैक था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। तो यहाँ पर ये दिखाया कि अगर फॉर एग्जाम्पल P2 पहले आएगी, P3 बाद में आएगी, P1 उसके बाद आएगी। अगर ऑर्डर ये होता तो P2 पहले चलती, जो कि 3 सेकंड की थी। छोटी जॉब चल गई, P3 बाद में चलती क्योंकि वो बाद में आई है इसके, वो भी 3 सेकंड की थी। और आखिर में P1 चलता जो कि बड़ा प्रोसेस था, तो 6 से 30 तक 24 सेकंड का वो यहाँ चला। तो कहने का मतलब ये है कि अब एवरेज वेटिंग टाइम अगर हम करेंगे तो एवरेज वेटिंग टाइम का मतलब क्या है? P2 और P3 और P2 ने 0 सेकंड वेट किया, P3 ने 3 सेकंड वेट किया, जबकि P1 ने जो है 6 सेकंड वेट किया। तो इन सबको प्लस करके डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम। ये 3 प्रोसेस थे, तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना निकल आया था? 3। लास्ट क्लास में हमने देख लिया था ये। तो एवरेज वेटिंग टाइम का काफ़ी कम हो गया। क्यों कम हो गया? कि छोटी जॉब पहले आई थी तो इत्तेफाक से, तो वो उनको वेट नहीं करना पड़ा और बड़ी जॉब बाद में आई। तो कन्वाय इफेक्ट FCFS में आ सकता है कि अगर बड़ी जॉब पहले आ जाएगी तो फिर सारी पेंडिंग में छोटी जॉब जो है सारी वेटिंग में चली जाएगी, उनका एवरेज वेटिंग टाइम बढ़ जाएगा। तो ये ड्रॉबैक था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग का। उसके बाद हमने शॉर्टेज जॉब फर्स्ट देखा था। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के अंदर जो स्ट्रेटेजी यही इख्तियार की गई थी कि जो 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 सबसे छोटी जॉब होगी उसको सबसे पहले चलाया जाएगा।
यानी कि जो अगली आने वाली जॉब को देखा जाएगा और इसमें फैसला किया जाएगा कि जो सबसे छोटी जॉब होगी उसको सबसे पहले चलाया जाएगा, उसके बाद उससे बड़ी जॉब को चलाया जाएगा, उसके बाद उससे बड़ी। इस तरह से शेड्यूलिंग की जाएगी ताकि एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ये बहुत मतलब एवरेज वेटिंग टाइम के लिहाज से शॉर्टेज जॉब फर्स्ट SGF जो है वो ऑप्टिमल है, ये हमने देखा था लास्ट क्लास में, और फिर हमने इसका स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम यहाँ भी देख लिया था। तो आपको अंदाज मैंने मतलब ये बताया था लास्ट क्लास में, देखे P1 P2 P3 P4 चारों प्रोसेस हमें नजर आ रहे हैं, और सबसे छोटा प्रोसेस जो है वो उसमें जो है वो 3 था। ठीक है, तो 3 सबसे पहले चलेगा। प्रोसेस 4 3 जो है बस टाइम है। ठीक है, बस टाइम का मतलब है कितनी देर चलेगा, तो ये 6 सेकंड P1 जो है वो चलेगा 6 मिली सेकेंड, P2 जो चलेगा वो 8 मिली सेकेंड, P3 चलेगा 7 मिली सेकेंड, P4 चलेगा 3 मिली सेकेंड। तो ये बस टाइम एक्चुअली टाइम ड्यूरेशन है, वो कितनी देर चलेगा। तो इस बस टाइम के अंदर जो सबसे छोटा बस टाइम जिसका होगा, अब सबसे छोटा बस टाइम प्रोसेस 4 का है, यानी कि 3। प्रोसेस 4 को सबसे पहले चला दिया या ठीक है। तो इसके बाद जो है, अब ये जाहिर 3 सेकंड का था, 3 सेकंड चलेगा ये। जब ये चल चुका, कंप्लीट हो गया, उसके बाद अगला इससे बड़ा कौन सा प्रोसेस है, वो 6 सेकंड वाला है, P1। तो P1 को चला दिया जाएगा। तो 3 से 9 तक 6 सेकंड मुकम्मल हो गए और P1 कंप्लीट हो गया। 6 के बाद उससे बड़ा कौन सा है, जिसका बस टाइम ज्यादा है, तो 7 है बस टाइम प्रोसेस 3 का। फिर प्रोसेस 3 को चला दिया जाएगा। तो प्रोसेस 3 चल गया है 9 से लेके आपका 16 तक जो है ये प्रोसेस 3 चल जाएगा 7 सेकंड। उसके बाद आखिरी बचा है 8 बस, जिसका 8 मिली सेकंड बस टाइम है, वो है प्रोसेस 2। फिर प्रोसेस 2 को आखिर में चला दिया जाएगा। 8 सेकंड बनते हैं 16 से लेके 24 तक। तो जेन चार्ट यहाँ पर शो कर रहा है, करा दिया गया, और इनका फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे। प्रोसेस 1 का जो है एवरेज, प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया, प्रोसेस 1 ये रहा। प्रोसेस 1 ने कितना वेट किया, 3 सेकंड, उसका यहाँ पर देखेंगे आप। 3 सेकंड के बाद जाहिर है प्रोसेस 1 चला, तो 3, फिर प्लस, फिर प्रोसेस की ये P1 की जगह, पहली वाली P1 की जगह है, दूसरी वाली P2 की जगह है, तीसरी वाली P3 की, चौथी वाली P4। तो P1 ने 3 सेकंड वेट किया, प्लस P2 ने कितना वेट किया, P2 का अब ये देखेंगे, P2 16 सेकंड के बाद चला, कि P2 16 सेकंड के बाद चला, तो आपने 16 सेकंड प्लस कर दिया। प्लस फिर P3 ने कितना वेट किया, P3 ने वेट किया 9 सेकंड, 9 सेकंड के बाद चला था। और P4 ने कितना वेट किया, P4 जो है वो तो आते ही चल गया था 0, तो वो 0 दिया है। इन सबको प्लस किया, और प्लस करने के बाद हमने 4 से डिवाइड कर दिया। क्यों 4 से डिवाइड किया, क्योंकि जॉब ही 4 थी, जितनी जॉब्स होंगी उतने से डिवाइड कर देंगे। तो 4 जॉब्स थी, 4 से डिवाइड कर दिया। एवरेज वेटिंग टाइम निकल आया 7 मिली सेकेंड, तो जो काफी कम है। ठीक है, तो ये मतलब एक अच्छा एल्गोरिथम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है ना, उसमें कन्वाय इफेक्ट आ सकता है। बड़ी जॉब पहले आएगी तो जाहिर कन्वाय इफेक्ट आ जाएगा। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट इज मोर बेटर देन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, क्योंकि इसमें शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में कभी भी कन्वाय इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि बड़ी जॉब तो कभी आएगी नहीं शुरू में, हमेशा छोटी जॉब से स्टार्ट होगा, और ग्रेजुअली फिर जो है जॉब का जैसे जैसे बस टाइम बढ़ता जाएगा उसको स्केड्यूल हम करते रहेंगे। इस तरह इसका जो है वो ऑप्टिमल वेटिंग टाइम रहता है, एवरेज वेटिंग टाइम, और ये कम टाइम के अंदर सारी जॉब्स चलेंगी। वेटिंग टाइम कम हो जाएगा, एवरेज वेटिंग टाइम। तो ये अभी तक तो जो हमने ये पिछली क्लास में यहाँ तक पढ़ा था, क्लियर है ना ये सारी बातें। मैं इसलिए थोड़ा तेजी से बता दिया, ये पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना था, लेकिन रिव्यू कर दिया मैंने। अच्छा, इसके बाद जो है वो अच्छा, इसके अंदर जो है शॉर्टेज जॉब फर्स्ट में भी, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट के भी ना ये एक चीज होती है प्रीएम्पशन, एक होती है नॉन प्रीएम्पशन। ठीक है, प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का मतलब है कि चलते चलते जो है वो रिसोर्स ले ली जाए, प्रीएम्पशन। ठीक है, प्रीएम्पशन का मतलब है कि चलते चलते रिसोर्स ले ली जाए, ये डबल ही है, प्रीएम्पशन है। और ठीक है, और नॉन प्रीएम्पशन किसे कहते हैं, नॉन प्रीएम्पशन कहते हैं कि चलते चलते रिसोर्स ना ली जाए जब तक कि जॉब कंप्लीट ना हो जाए। शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नॉन प्रीएम्प्टिव है। नॉन प्रीएम्प्टिव क्यों है, कि जब P4 चला, तो P4 जब तक कंप्लीट नहीं हो गया उस वक्त तक कोई किसी जॉब किसी प्रोसेस को नहीं चलाया जाएगा। जब P4 कंप्लीट हो गया उसके बाद P1 को चलाया।
तो P1 जब चल रहा होगा तो उस वक्त किसी और प्रोसेस, यानी कि ऐसा नहीं होगा P1 को रोक के दूसरा प्रोसेस चला, ऐसा नहीं कर रहे हैं हम रोक के किसी और प्रोसेस को नहीं दे रहे, बल्कि जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद दूसरे प्रोसेस को दे रहे हैं। ठीक है, अब उस प्रोसेस की बारी P1 की दोबारा नहीं आएगी क्योंकि वो कंप्लीट हो गया, P3 की बारी दोबारा नहीं आएगी, वो कंप्लीट हो गया। हम बीच में से रोक नहीं रहे किसी भी प्रोसेस को, उसको पूरा कंप्लीट होने दे रहे हैं। इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्पशन। तो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी नॉन प्रीएम्प्टिव है एल्गोरिदम, और जो हमने पहले पढ़ा था फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये भी नॉन प्रीएम्प्टिव है। यानी कि जो पहले जॉब आएगी वो पहले कंप्लीट होगी, दूसरी जॉब कंप्लीट होगी। ठीक है, बीच में हम किसी से रिसोर्स ले नहीं रहे, किसी से रोक के हम अगला प्रोसेस स्टार्ट नहीं कर रहे, बल्कि हम जो है अलाउ कर रहे हैं कि प्रोसेस पहले कंप्लीट हो जाए, फिर अगला प्रोसेस को हम शेड्यूल जो है स्केड्यूल कर रहे हैं। तो ये कंप्लीट समझ में आ गया प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट। ये दोनों नॉन प्रीएम्प्टिव है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी नॉन प्रीएम्प्टिव है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी नॉन प्रीएम्प्टिव है। क्लियर? प्रीएम्पशन नॉन प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन और इंटरप्ट ही होता है एक्चुअली, क्योंकि प्रीएम्पशन का मतलब एक प्रोसेस को रोका गया दूसरे को चलाओगे तो एक तरह से ही है। इंटरप्ट के जरिए से भी प्रीएम्पशन की मुख्तलिफ वजूहत होती हैं, एक वजह इंटरप्ट भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर मरतबा इंटरप्ट की वजह से प्रीएम्पशन हो। प्रीएम्पशन की 6-7 वजूहत मैंने पिछली क्लास में बताई नहीं, जैसे कोई मिसाल के तौर पर किसी का टाइम चलने का खत्म हो गया, बस टाइम स्लाइस खत्म हो गया, फिर नेक्स्ट का टाइम स्लाइस शुरू हो रहा है तो वो फिर भी रोक दिया जाता है चाहे इंटरप्ट ना भी हो। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं, लेकिन प्रीएम्पशन और नॉन प्रीएम्पशन का कॉन्सेप्ट यही है। प्रीएम्पशन में नॉन प्रीएम्पशन में कंप्लीट होने दिया जाता है प्रोसेस को, प्रीएम्पशन में किसी भी वजह से प्रोसेस को रोक के उससे रिसोर्सेज लेके दूसरे प्रोसेस को दे दी जाती है। अच्छा, ये तो नेक्स्ट सीपीयू बर्स्ट के कैलकुलेशन का फार्मूले वाला ये छोड़ देते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब ये इस स्लाइड में आते हैं, यहाँ देखते हैं। अच्छा, ये इसकी हेडिंग रह गई है, हेडिंग यहाँ पे लिखी हुई है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये अगला एल्गोरिथम है जो हम पढ़ने जाएंगे, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, यानी कि जिसका रिमेनिंग टाइम जो है वो शॉर्टेस्ट होगा तो उसको जो है स्केड्यूल किया जाएगा पहले, इसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा। क्या मतलब? एक्चुअली ये जो है ना शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, SRTF कहते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अगला एल्गोरिथम है एक्चुअली ये है क्या, ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट ही है एक तरह से, कि शॉर्टेस्ट जॉब होगी जिसको पहले चलाया जाएगा उसको, लेकिन इसके अंदर ना प्रीएम्पशन भी है। अभी हमने जो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखा था पहले वो नॉन प्रीएम्प्टिव था, यानी कि उस पर कंप्लीट होने दे रहे थे, लेकिन शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट के अंदर अगर हम प्रीएम्पशन करें तो वो क्या बन जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। यानी कि ये वाला एल्गोरिथम जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एक तरह से प्रीएम्प्टिव वर्जन है, जिसके अंदर हम किसी भी प्रोसेस को रोक के दूसरे प्रोसेस को रिसोर्सेज देते हैं। तो किस बिहाफ पे देंगे, जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम, यानी कि जिसका जो बकाया टाइम जो रह गया है चलने से, वो जिसका सबसे छोटा होगा उस प्रोसेस को जो है वो चलाया जाएगा पहले। ठीक है, उसको पहले स्केड्यूल कराया जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल के तौर पे जो है एक टेबल यहाँ पर बनाई हुई है, इसमें P1, P2, P3, P4 4 प्रोसेस है। अच्छा, अराइवल टाइम का मतलब है कौन सी जॉब कब आई। तो P1 का जो अराइवल टाइम है तो P1 का जो अराइवल टाइम है वो है P1 जॉब कब आई है 0 पे, यानी आज से शुरू में ही आ गया 0 सेकंड पे। उसका बस टाइम ये दे रहा है, बस टाइम कितना है इसका 5 मिली सेकंड चलेगा। इसके बाद P2 जो है वो उसका अराइवल टाइम क्या है 1 मिली सेकंड पे आई, अगले सेकंड पे आई। उसका बस टाइम कितना है 3 मिली सेकंड। ठीक है, अराइवल का मतलब है कि वो कब जो है रैम से उठ के आई है, तो वो पहले 0 मिली सेकंड में P1 आ गई थी, P2 जो है वो 1 मिली सेकंड पे आई है।
उसका बस टाइम 3 है, 3 मिली सेकेंड चलेगा प्रोसेस। इस तरह P3 जो है वो अराइवल टाइम उसका 2 मिली सेकेंड है और उसका बस टाइम 4 मिली सेकेंड है, यानी 4 मिली सेकेंड तक चलेगा P3। और P4 जो है वो उसका अराइवल टाइम 4 मिली सेकेंड है, लेकिन चौथे मिली सेकेंड पे आया ये। और ये कितना चलेगा, ये 1 मिली सेकेंड चलेगा। तो बहरहाल ये अराइवल टाइम लिखा हुआ है और ये बस टाइम लिखा हुआ है, और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है वो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। ये कुछ फार्मूलाज है यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम, TAT का मतलब है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम करने का फार्मूला क्या है कि कंप्लीशन टाइम में से माइनस करोगे अराइवल टाइम। कंप्लीशन टाइम भी अभी हम निकालते हैं, जेंट चार्ट पहले कंप्लीट कर लें तो कंप्लीशन टाइम निकाल लेंगे। वेटिंग टाइम का फार्मूला है ये, वेटिंग टाइम का टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर लो बस टाइम, तो वेटिंग टाइम निकल आता है। और रेस्पॉन्स टाइम का जो है फार्मूला ये कि CPU फर्स्ट टाइम, यानी कि पिछली जो पहला मरतबा प्रोसेस ने चला फर्स्ट टाइम, उसको कह रहे हैं CPU फर्स्ट टाइम में से माइनस कर देंगे अराइवल टाइम। तो ये फार्मूलाज हैं कुछ, अभी हम करते हैं इसको स्केड्यूल। तो अभी एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो जेंट चार्ट बनाते हैं। जेंट चार्ट जो है मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये जेंट चार्ट बना रहे हैं हम, और इस जेंट चार्ट के अंदर हम स्केड्यूलिंग दिखाएंगे जो है वो सारे प्रोसेस की। तो सबसे पहले जाहिर है, अब आप बताएं सबसे छोटा बस टाइम किसका है, क्योंकि शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के अंदर है तो ये शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट वाला ही स्ट्रेटेजी, ये जो सबसे छोटी जॉब होगी उसको पहले चलाया जाएगा। सबसे छोटी जॉब कौन सी है, इसका बस टाइम सबसे कम होगा, वो सबसे छोटी जॉब है, वो कौन सी है? P4। मोहम्मद हसन सोहेल ने सही बताया, बिल्कुल P4। P4 का जो है बस टाइम सबसे छोटा है, ठीक है। तो क्या मैं P4 का बस टाइम सबसे छोटा है 1 मिली सेकेंड, ठीक है। सबसे पहले P4 चलेगी, तो क्या मैं P4 चला सकता हूँ? ये 0 मिली सेकेंड पे स्टार्ट हो, स्केड्यूलिंग करनी पड़ेगी हमें, 0 मिली सेकेंड पे स्टार्ट करें। तो क्या मैं पहले P4 चला सकता हूँ यहाँ पे, जिसका बस टाइम सबसे छोटा है? चला सकता हूँ, ये प्रॉब्लम तो नहीं होगा इसमें? पास ने कहा यस चला सकते हैं। अच्छा ठीक है, सब हसान सोच कर चला सकते हैं P4 पहले, ठीक है। और कोई कमेंट? P4 चलाने में शुरू में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? देखो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट नहीं, मैं आपको बताता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या है। मैंने यहाँ पर अराइवल टाइम भी दिया हुआ है, तो ये बड़ा ख्याल करना, पेपर में भी सवाल है ना। तो अराइवल टाइम का मतलब है प्रोसेस कब आया। अगर अराइवल टाइम नहीं दिया तब तो आप निकाल लो कोई, तब तो आप मैं ले लेता। जब अगर अराइवल टाइम मैंने नहीं दिया होता तब तो मैं आराम से P1 को P4 को ही लेता। लेकिन अराइवल टाइम का मतलब है कब वो जॉब कब आई। अब P4 कब आया है, 4 मिली सेकेंड पर आया है, और अभी मैं शेड्यूल किसको कर रहा हूँ, 0 मिली सेकेंड पे। तो 0 मिली सेकेंड पे तो P4 तो है ही नहीं, अभी आया ही नहीं है। ना P3 आया, वो 2 मिली सेकेंड पे आएगा, ना P2 आया, वो 1 मिली सेकेंड पे आएगा। 0 पे कौन आया है, 0 मिली सेकेंड पे कौन आया? P1। यस P1। तो मेरे पास है ही अवेलेबल P1, और तो कोई मेरे पास अवेलेबल है ही नहीं 0 पे। बात समझ में आ रही है आपको? अभी 0 पे, अभी तो मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोसेस आया हुआ है P1, और तो कोई है ही नहीं, क्योंकि वो तो बाद में आएंगे। तो इसलिए मैं पहले किसको स्केड्यूल करूंगा, P1 को। तो यहाँ पर मैंने P1 को स्केड्यूल कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब P1 को मैंने चला दिया। अब मैं एक एक सेकंड चलाऊंगा। क्यों एक एक सेकंड चलाऊंगा? क्योंकि मुझे हर सेकंड पे चेक करना पड़ेगा कि कहीं रिमेनिंग टाइम छोटा वाला तो कोई नहीं आ चुका है, ठीक है। क्योंकि इसका एल्गोरिथम क्या कह रहा है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। तो P1 को मैंने एक सेकंड चलाया, 1 मिली सेकंड चलाया फॉर एग्जाम्पल। अब 1 सेकंड चलने के बाद अब मैं चेक करूंगा कि मेरे पास, अब 1 सेकंड का मतलब क्या है, मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ, 0 तो मैंने कर दिया है। अब 1 सेकंड का मतलब है कि अब अगले सेकंड की शेड्यूलिंग हो रही है। तो अगले सेकंड के ऊपर चेक कर रहा हूँ मैं। तो अगले सेकंड के ऊपर मेरे पास कितने अवेलेबल प्रोसेस है? पहले तो P1 था 0 पे,
0 पे प्रोसेस जो था वो P1 था, और अब मेरे पास P2 भी आ चुका है, बिल्कुल सही बताया अब्दुल हसीब ने। अब मेरे पास P2 भी आ चुका है, ठीक है, P2 भी आ चुका है 1 मिली सेकेंड पे। तो 1 मिली सेकेंड में जो P2 आया उसका बस टाइम कितना है? 3, ठीक है, इसका बस टाइम 3 है। और जो P1 था वो 1 मिली सेकेंड चल चुका है। जब 1 मिली सेकेंड चल चुका है इसका मतलब है 5 से अब वो कितना रह गया? 1 मिली सेकेंड चलने के बाद 5 से वो 4 रह गया ना, हाँ 4 रह गया। तो P1 जो है वो 4 सेकेंड है। अब मैं टाइम स्टैम्प 1 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 1 मिली सेकेंड के ऊपर मेरे पास 2 प्रोसेस हैं, P1 और P2, ठीक है, क्योंकि ये तो 2 पे आएगा, ये अभी आया नहीं है, ये 4 पे आएगा, P4 ये भी अभी नहीं आया। 1 के ऊपर जो है इस वक्त सिर्फ 2 प्रोसेस आए, P1 और P2। और इसके अंदर भी अब मैं देखूंगा कि P1 जो 1 मिली सेकेंड चल चुका है तो 5 की बजाय वो अब 4 रह गया है, जबकि P2 का जो बस टाइम है वो कितना है? 3। तो शॉर्टेस्ट कौन सा है? P1 छोटा है या P2 छोटा है? प्रोसेस P1 छोटा है या P2? P2 सही जवाब दिया अब्दुल हसीम ने। P2 छोटा है, आवाज ने सही जवाब बताया। तो P2 छोटा है ना, P2 प्रोसेस छोटा है क्योंकि इसका बस टाइम 3 है, 3 इज लेस देन 4, ठीक है, तो 3 है। तो हम अब जो है क्या होगा, P1 से रिसोर्स ले ली जाएंगे। ये प्रीएम्प्टिव है ना, मैंने आपको बताया था प्रीएम्प्टिव है। P1 को रोक दिया जाएगा कि क्या कहा जाएगा भाई, ये अभी जो अवेलेबल प्रोसेस है P टाइम स्लॉट 1 पे अभी जो अवेलेबल प्रोसेस है उनमें एक P2 है और P1 है, और P2 का जो है टाइम जो है वो बस टाइम कम है, इसलिए P1 से रिसोर्सेज लेके दे दी जाएंगी P2 को, P2 को दे दी जाएगी। और P2 को भी हम 1 पे 1 मिली सेकेंड चला देते हैं, तो 1 मिली सेकेंड चल गया, अब हमारा स्केजुअल हो गया, हम 2 पे पहुंच गए। तो जब 1 मिली सेकेंड चल गया P2 तो ये 3 से क्या हो जाएगा, तो ठीक है, तो 1 मिली सेकेंड चल गया। अब 2 मिली सेकेंड के ऊपर यहाँ पर, अब यहाँ हम चेक करेंगे हमारे पास अवेलेबल प्रोसेस कितने हैं। तो 2 मिली सेकेंड के ऊपर आप देखो P3 भी आ चुका है, इसका मतलब है हमारे पास अवेलेबल प्रोसेस हो गए P1, P2 एंड P3। ये अवेलेबल प्रोसेस में नीचे लिख रहा हूँ। तो P3 जो है ना हमारे पास टाइम स्टैम्प 2 के ऊपर जो है 3 प्रोसेस अवेलेबल है, P1, P2, P3। तो P1 का जो है रिमेनिंग बस टाइम 4 है, ये 4 रह गया 5 से पहले, लेकिन रिमेनिंग कितना रह गया? 4। P2 का जो है रिमेनिंग बस टाइम 2 है, जबकि P3 का है बस टाइम अभी चला ही नहीं है, इसलिए मैं रिमेनिंग का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो P3 का जो बस टाइम है वो कितना है? 4। तो 4 to 4, तो किसको स्केड्यूल करेंगे हम? टाइम स्लॉट 2 पे कौन सी प्रोसेस चलेगा? P1 चलेगा, P2 या P3? P2 सही है, अब्दुल हसीम ने सही बताया, बिल्कुल P2, क्योंकि 4 to 4 में 2 तो सबसे छोटा 2 ही है, इसका मतलब है P2 ही चलेगा। तो P2 को ही हम चला रहे हैं, P2 से हम प्रोसेस छीन नहीं रहे, उसी को चलाएंगे क्योंकि उसका जो है बस टाइम रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम जो है उसका सबसे छोटा है। हमने P2 को ही दोबारा चलाया, ठीक है, यानी कि 1 मिली सेकेंड मैंने और चला दिया P2 को। अब हम जो है वो टाइम जो है टाइम स्पैन जो है हमारा 3 पर आ गया है, 3 मिली सेकेंड पे। और 3 मिली सेकेंड पे हमारे पास कितनी जॉब्स अवेलेबल है, कितने प्रोसेस अवेलेबल है 3 मिली सेकेंड पे? जी कौन बताएगा? आपके सामने टेबल भी है। तो 3 मिली सेकेंड पे कितने प्रोसेस हमारे पास मौजूद है? 3, बिल्कुल सही बताया आसान सुहेल ने, 3 ही है, ठीक है। तो 3 मिली सेकेंड पे, क्योंकि ये तो चौथे पे आएगा ना, P4 तो चौथे पे आएगा, तो 3 मिली सेकेंड के ऊपर 3 ही है, P1, P2, P3 के 3 ही अवेलेबल है। तो P1 का जो है P1 जो है वो, अच्छा अब P2 को चूंकि मैंने 1 मिली सेकेंड और चला दिया 2 से 3 पर, तो P2 जो है वो 1 मिली सेकेंड और चल जाएगा, 2 से ये कितना रह गया? 1, ठीक है। तो 3 था पहले, 1 मिली सेकेंड चला 2 हो गया, और फिर 1 और मिली सेकेंड चला तो ये 1 रह गया। तो अब कितना रह गया? 4, 1, 4। 4, 1, 4 में सबसे छोटा अगेन P2 ही है, ठीक है। तो P2 को हम दोबारा चलाएंगे, P2 को मैंने दोबारा चला दिया, एक टाइम स्पेंड और चलाया। हर सेकंड में चेक करना इसलिए जरूरी होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि गलती हो जाए, क्योंकि आपको हर मिली सेकंड पे देखना पड़ेगा
हर सेकंड पे आप देखोगे, चेक करोगे। हालांकि मैं P2 को 3 सेकंड, हालांकि देखा जाए P2 3 मिली सेकंड पे चल रहा है, लेकिन मैं चेक हर इसलिए इसका चेक इसलिए कर रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं है कि कोई छोटा इससे कोई दूसरा प्रोसेस भी हो तो हम P2 से प्रीएम्प्ट करके रिसोर्सेज उसको दे दें, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो P2 ही चल रहा है क्योंकि वही सबसे छोटा है। तो चौथा मिली सेकंड हुआ, लेकिन चौथे मिली सेकंड के ऊपर ये 1 मिली सेकंड जो कि P2 का बाकी था वो भी चल गया, ये 0 हो गया। यानी कि अब P2 का हम कहेंगे कि P2 का अपना काम कंप्लीट हो गया, P2 टास्क कंप्लीट हो चुका है 4th मिली सेकंड के ऊपर आके। अब बचे कितने हैं हमारे पास प्रोसेस P1, P3 और जाहिर हम चौथे टाइम स्टैम्प पर आ गए, और चौथे टाइम स्टैम्प पर जो है हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया है, वो कौन सा है? P4। ठीक है, ये भी हमारे पास अवेलेबल हो गया है। तो हमारे पास अभी टोटल कितने अवेलेबल हैं? 3, क्योंकि P2 कंप्लीट हो चुका है तो हम इसको मैंने इसलिए यहाँ पर क्रॉस कर दिया कि ये चूंकि 0 पे पहुंच चुका है तो ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब इसका कोई टाइम, अब ये इसको शेड्यूल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चलेगा नहीं, कंप्लीट हो चुका है। तो बचे कितने हमारे पास? P1, P3, P4, और कोई है भी नहीं मजीद। अब हमें कोई टाइम इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि अगला प्रोसेस आया कि नहीं आया, क्योंकि जितने प्रोसेस आने थे टेबल के अंदर में देख लिया वो आ चुके हैं। तो अब हम रिमेनिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट के हिसाब से देखेंगे। इसके P1 के 4 मिली सेकेंड बाकी हैं, P3 के 4 मिली सेकेंड बाकी है, और P4 पे जो है, जो अभी आखिर में अभी प्रोसेस आया है उसका 1 मिली सेकेंड है जो कि अभी चलेगा, अभी तो कुछ नहीं चला है P4 में। तो किसको शेड्यूल करेंगे? P1 को करेंगे, P3 को करेंगे, या P4 को करेंगे? P4 को। सही, अब्दुल हसीब ने बिल्कुल सही बताया, P4 को स्केड्यूल करेंगे। तो हमने यहाँ पर P4 को चला क्योंकि उसका रिमेनिंग टाइम सबसे कम है 1, तो हमने P4 को चला दिया। ठीक है, P4 को चलाया, P4 को 1 मिली सेकेंड चला दिया, हम 4 से पहुंच गए 5 पे। ठीक है, तो P4 1 मिली सेकेंड चल गया, ये 1 ही सेकेंड का था वो चल गया, 0 पे आ गया। 0 पे आने का मतलब क्या है कि ये भी अब कंप्लीट हो गया, इसलिए मैंने इसको भी क्रॉस कर दिया क्योंकि अब ये दोबारा नहीं चलेगा, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास 2 प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं, P2 और P4। बाकी कितने बचे हैं? 2 ही बचे हैं, P1 और P3। P1 का जो है रिमेनिंग टाइम 4 है, और P3 का जो बस टाइम है वो कितना है? वो भी 4 है। तो किसको चलाएंगे? P1 को चलाएंगे या P3 को चलाएंगे? दोनों में टाई हो गया इस वक्त, P1 का भी 4 है और P3 का भी 4 है बस टाइम। तो किसको एग्जीक्यूट करेंगे? कोई कमेंट करेंगे? अब्दुल हसीम ने P1 बताया, सही बताया बिल्कुल। देखो इसमें आपको जब भी वो हो जाए ना, टाई हो जाए, जैसे टाई हो गया ना यहाँ भी P1 का भी 4 मिली सेकेंड, P3 का भी 4 मिली सेकेंड, टाई हो गया। जब भी टाई हो जाए तो आप फिर देखना अराइवल टाइम। अराइवल टाइम जिसका कम हो, P1 का अराइवल टाइम 0 है, P3 का अराइवल टाइम 2 है, जिसका अराइवल टाइम P1 का कम है, तो जिसका अराइवल टाइम कम हो उसको फिर हम ले लेते हैं टाई होने की सूरत। ठीक है, क्लियर है ये बात? तो हम P1 को लेंगे, P4 को, P3 को नहीं लेंगे बल्कि P1 को लेंगे क्योंकि उसका अराइवल टाइम कम है। तो हमने P1 को लिया, P1 को लिया, 1 मिली सेकेंड चलाया, 5 से हम पहुंच गए 6 पे। ठीक है, तो 6 सेकेंड पे आ गए, और ये 4 से रह गया 3। अब जाहिर है अगेन हमें अगले मिली सेकेंड पे भी हम देखेंगे तो अब तो ये कम हो गया 3, और इसका बस टाइम 4 है, तो जाहिर है यही चलेगा। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो तीनों, क्योंकि 2 ही रह गए तो मैं चाहूँ तो चला सकता हूँ, P1 को मैं ज्यादा भी चला सकता हूँ। तो 3 मिली सेकेंड रह गए, तो 6 से 9 तक मैं 3 मिली सेकेंड इसके चला देता हूँ। ठीक है, तो 3 रह गए तो इसके 3 मिली सेकेंड मैंने चला दी, क्योंकि ये हाई रही है तो चलेगा नहीं क्योंकि छोटा रिमेनिंग टाइम है इसका, तो इसलिए मैंने ज्यादा सेकंड ले लिए यहाँ पर। लेकिन ज्यादा सेकंड आप जब एग्जाम में कर रहे हो बड़े एहतियात से लेना, कहीं ऐसा ना हो कि अगली मिली सेकंड में कोई आ रहा हो कि मुझे अब तसल्ली है कोई प्रोसेस आ भी नहीं रहा, और अब कोई और ज्यादा प्रोसेस है भी नहीं, सिर्फ 2 ही प्रोसेस हैं, तो मुझे यकीन है कि जाहिर है यही चलेगा। इसलिए मैंने 6 to 9 चला दिया इसको, P1 को, और कंप्लीट कर दिया। तो P1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है,
तो P1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बचा क्या, ये भी यानी कि चल गया और ये 0 पे पहुंच गए हम, कंप्लीट हो गया। P1 को भी मैंने क्रॉस कर दिया। अब बचा क्या, सिर्फ हमारे पास P3, और P3 चूंकि वाहिद प्रोसेस है और कोई है ही नहीं इसके मद्दे मुकाबले, इसी को चलाएंगे तो 4 सेकंड आप चला दो इसको, तो 9 से 10 11 12 13 13 तक हम चले गए, 30 तक हम चले गए, ये 30 तक मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। 13 टाइम स्लॉट तक हम चले गए, टाइम स्पेन तक, और यहाँ पर मैंने चला दिया है P3, ठीक है, और इसको भी मैंने क्रॉस किया। तो यहाँ पर आके जो है ना हमारी स्केजुलिंग कंप्लीट हो गई, और ये 4 जो था ये 4 चल चुका, ये भी 0 हो गया, ठीक है, और सारे हमने स्केजुअल कर दिए। तो ये बात तो क्लियर हो गई ना, ये सबको इस चैन चार्ट समझ में आ गया, और किस तरीके से हमने प्रीएम्पशन किए, जिसका रिमेनिंग टाइम कम था उसको हमने हर सेकंड पे चेक किया। शुरू में हर सेकंड पे चेक करते रहे, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस खत्म हो गए और कुछ 1-2 प्रोसेस रह गए, तो फिर हमने तसल्ली हो गई कि अब कोई आ भी नहीं रहा प्रोसेस, और अब छोटा ही है जिसको हम चला रहे हैं, तो हमने इसको जंप कर 3 सेकंड चला दिए, यहाँ से 4 पूरा चला दिया 4 सेकंड, ताकि हमें तसल्ली थी कि कोई बचा नहीं है आखिर में, तो हमने इसको 1-1 सेकंड की बजाय हमने ज्यादा कर लिया। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं पेपर में जल्दी जल्दी के चक्कर में वो P1 को शुरू में 3 सेकंड चला, जल्दी नहीं कीजिएगा इसमें, शुरू में हर सेकंड पे चेक कीजिएगा, आहिस्ता आहिस्ता जब जॉब कंप्लीट होना शुरू हो जाए, फिर 1-2 बज जाए, फिर उसके अंदर आप फिर आखिर में ये कर लेना इस तरीके से, वरना हर सेकंड के ऊपर शेड्यूल करना, ताकि गलती ना हो जाए, वरना गलती हो जाती है इसमें जैन चार्ट बनाने में। अच्छा जी, अब हमारे सामने जैन चार्ट तो क्लियर है, ठीक है। अब हमें क्या कंप्लीशन टाइम कैलकुलेट करेंगे, यानी कि कौन सी जॉब कम कंप्लीट हुई, कंप्लीशन टाइम देखते हैं। तो कंप्लीशन टाइम का मतलब है कि सबसे आखिरी वाला टाइम देखोगे आप कि P1 सबसे आखिरी मरतबा कब चला। यहाँ P1 सबसे पहली मरतबा चला, फिर P1 दोबारा यहाँ आया, फिर P1 दोबारा यहाँ आया, इसके बाद P1 नहीं आया। P1 सबसे आखिरी मरतबा जो चला है वो यहाँ चला है, ऐसे ही है ना। P1 सबसे आखिरी मरतबा जो चला है वो यहाँ चला, तो ये कौन से टाइम पे कंप्लीट हुआ P1 जो है 9 पे, बिल्कुल सही। कंप्लीशन टाइम P1 का क्या है 9, और P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, यानी कि P2 आखिरी मर्तबा कब चला। तो हम देखें हमारे पास जेंट चार्ट में नजर आ रहा है P2 आखिरी मर्तबा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, इसके बाद P2 नहीं आया, तो यहाँ पर P2 कंप्लीट हो रहा है, तो ये 4 है, बिल्कुल सही। तो 4 जो है वो हमारा कंप्लीशन टाइम हो गया P2 का। P3 का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो P3 हम देखें, P3 आया ही यहीं पर है और कंप्लीट 13 पे जाके हुआ है, बिल्कुल ठीक। तो 13 जो है हमने यहाँ पर 13 यहाँ पर लिख दिया P3 का कंप्लीशन टाइम। और P4 का कंप्लीशन टाइम, P4 जो है वो यहाँ पर आया था 4 पे और 5 पे जाके जो है कंप्लीट हो गया, तो 5 होगा P4 का कंप्लीशन टाइम, 5, ठीक है। इसके बाद अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है टर्न अराउंड टाइम। हमने कंप्लीशन टाइम निकाल लिया, आसान था बहुत, ठीक है। अब हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये देखो टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला लिखा हुआ है, वो क्या है, कंप्लीशन टाइम में से माइनस कर दोगे अराइवल टाइम, कंप्लीशन टाइम में से माइनस कर दोगे अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम कितना है 9, और अराइवल टाइम क्या है, ये P1 का अराइवल टाइम क्या है 0। कंप्लीशन टाइम P1 9 है, अराइवल टाइम जब वो आया वो 0, तो 9 माइनस 0 कर दोगे, कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को माइनस करोगे, ठीक है। तो 9 माइनस 0 का मतलब क्या हुआ, 9 ही हो गया। तो टर्न अराउंड टाइम P1 का कितना हुआ 9, ठीक है। और P2 का जो है इन्होंने कैलकुलेट करके दिखा दिया, हसन सोहेल ने सही किया है। तो P2 का जो है वो 4 कंप्लीशन टाइम जो है वो 4 था, अराइवल टाइम 1 था, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो जवाब क्या आएगा 3, इन्होंने सही बताया बिल्कुल। और फिर उसके बाद उन्होंने P3 का भी निकाल लिया 11, तो P3 जो है वो आया था 13 पर, और उसका अराइवल टाइम कितना था 2, 13 माइनस 2 करेंगे तो जवाब आएगा 11, सही निकाला इन्होंने। और P4 का जो है वो कंप्लीशन टाइम 5 है और अराइवल 4 है, 5 माइनस 4 करेंगे जवाब आएगा 4। तो बिल्कुल सही निकाले इन्होंने सारे, हसन सोहेल ने। तो यहाँ पर जो है कि 9, 3, 11, 4 जो है ये टर्न अराउंड टाइम जो है वो आ गया।
आपके सामने। अच्छा, अब क्या निकालना है? अब वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम निकालने का, वैसे तो वेटिंग टाइम आप ये भी देख सकते हो कि वो कितना वेट किया, लेकिन वेटिंग टाइम का फार्मूला जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दोगे बस टाइम। टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दोगे बस टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है P1 का 9, और बस टाइम ये रहा, ठीक है। बस टाइम में आप ये जो ब्लैक में लिखा हुआ है ना, ये देखना जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ये तो मैंने क्रॉस कर दिया बाकी स्केजुलिंग दिखाने के लिए, ठीक है। तो जो ब्लैक में लिखा हुआ तो 9 - 5, ठीक है। 9 - 5 करोगे जवाब आएगा 4, ठीक है। तो ये वेटिंग टाइम हो गया P1 का। इस तरह से 3 है, तो 3 - 3, 3 - 3 0, बिल्कुल सही। तो 3 - 3 0, वेटिंग टाइम जो है P2 का 0 हो जाएगा। और फिर P3 का कितना हो गया 11, जो वेटिंग टाइम है, वेटिंग टर्न अराउंड टाइम कितना है 11 और 11 - 4, 11 - 4 कितना हो गया 7, ठीक है 7। तो 7 जो है वेटिंग टाइम होगा आपका P3 का। और P4 का जो है वो टर्न अराउंड टाइम 4 है, 4 में से माइनस कर देंगे 1, यहाँ ब्लैक में आप ब्लैक वाला देखो तो 4 में से माइनस कर देंगे 1, तो 3, ये 3 जो है इसका जो है वेटिंग टाइम होगा, ठीक है। तो ये वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया। इसके बाद क्या रह गया रेस्पॉन्स टाइम। अच्छा, रेस्पॉन्स टाइम क्या है? रेस्पॉन्स टाइम ये पहली मर्तबा जब इसने रेस्पॉन्ड किया, सीपीयू फर्स्ट टाइम पहली मर्तबा जब रेस्पॉन्ड किया, उसमें से माइनस कर दोगे, क्या माइनस कर दोगे? अराइवल टाइम। अराइवल टाइम माइनस कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे P1 है, P1 ने पहली मर्तबा रेस्पॉन्ड कब किया? वो 0 पे ही किया, यानी कि 0 पे ही आ गया, तो P1 तो ठीक है। तो 0 है, 0 में से माइनस करोगे अराइवल टाइम। अराइवल टाइम भी इसका 0 है। P1 का अराइवल टाइम क्या है? 0, ठीक है। अराइवल टाइम मतलब क्या, पहली मर्तबा कब आया? पहली मर्तबा 0 पे ही आया, और अराइवल टाइम भी इसका 0 था, और पहले मर्तबा रेस्पॉन्ड भी इसने 0 पे ही किया क्योंकि आते ही चल गया। तो 0 - 0, 0 - 0 का मतलब क्या है? 0। तो P1 का जो आपका रेस्पॉन्स टाइम है वो 1 है। अच्छा, P2 का पहला रेस्पॉन्ड कब आया था? 1 पे, 1 पे, ठीक है। P2 का पहला रेस्पॉन्स 1 पे आया था। फर्स्ट रेस्पॉन्स देखना है आपने, पहली मर्तबा कब आया P2? पहली मर्तबा यही आया P2 1 पे। और अराइवल टाइम P2 का क्या? अराइवल टाइम भी इसका 1 है, तो 1 - 1 का मतलब क्या हो गया? 0, ठीक है। 1 - 1 का मतलब 0। इसके बाद जो है वो P3 का हम देखेंगे। P3 कब आया है? P3 आया 9 पे, फर्स्ट टाइम P3 9 पे आया, ठीक है। इससे पहले तो आया नहीं P3। और अराइवल क्या है? अराइवल टाइम क्या है P3 का? अराइवल टाइम है P3 का 2, ठीक है। तो 9 - 2 करोगे, तो 9 - 2 का मतलब कितना हो गया? 7। और P4 जो है वो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स P4 का 4 पे आया, यहाँ पर आया P4 पहली मर्तबा। और इसका अराइवल टाइम क्या था P4 का? वो भी 4 ही था। तो 4 - 4 का मतलब क्या हो गया? 0। रेस्पॉन्स टाइम हो गया, ठीक है। और ये जो है ये मैंने पिछली बार कराया था पुरानी स्लाइड में से, वो मैं देख रहा था, मैच कर रहा था, गलती तो नहीं कर दी हमने। अच्छा, यहाँ पर ये 1 लिखा है, मेरे ख्याल में गलती ये